सभी किसान भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाई बहनों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन के इस अंक में। किसान भाई बहनों, जिस तरह से आप सब बड़ी मेहनत लगन से कृषि कार्य करते हैं, खाद्यान्न को उगाकर जन जन तक पहुंचाते हैं और वो हम सब के लिए जीवन का आधार बनता है, उसी तरह से हमारे कृषि वैज्ञानिक भी नए नए अनुसंधान और शोध कार्यों द्वारा नई नई जानकारियों को ईजाद करते हैं। और किसान भाई बहनों, हमारा भी वही प्रयास रहता है कि उन जानकारियों को आप सब तक पहुंचा सकें, जिससे कि खेती किसानी का कार्य और भी सुचारू रूप से चलता रहे। तो आइए देर किस बात की, शामिल हो जाइए इस कार्यक्रम में और सबसे पहले देखिए खबरें खेती की। 3 महीनों में एफसीआई पर होगा फैसला। नाबार्ड ने ब्याज दरों में कमी की। प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य में बड़ी कटौती और कद्दू का बीज बनाएगा मालामाल। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुषमा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। देश में खाद्यान्न की खरीद और विपणन से जुड़े एफसीआई यानी भारतीय खाद्य निगम को और सक्षम बनाने की कवायद शुरू हो गई है। अगले 3 महीनों में एफसीआई पर निर्णय ले लिया जाएगा। सरकारी खाद्यान्न खरीद एजेंसी एफसीआई यानी भारतीय खाद्य निगम में बड़े बदलाव की तैयारी है। केंद्र सरकार एफसीआई में बदलाव करके इसे अधिक सक्षम बनाने की योजना बना रही है और इसके लिए पूर्व खाद्य मंत्री शांता कुमार की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया है। खाद्य वस्तुओं के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाने के लिए एफसीआई में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं, जिसमें से एक सुझाव ये भी है कि एफसीआई को 3 भागों में बांट दिया जाए। एक भाग खरीद संभालेगा, दूसरा प्रबंधन और तीसरा वितरण। एफसीआई के लिए गठित पैनल अपनी रिपोर्ट अगले 3 महीने में सौंप देगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने अपने मध्यकालिक व दीर्घकालिक पुनर्वित्त सुविधाओं की ब्याज दरों में कटौती की है। इसका मकसद कृषि में निवेश को प्रोत्साहन देना है। नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने अपने मध्यकालिक व दीर्घकालिक रिफाइनेंस यानी पुनर्वित्त सुविधाओं की ब्याज दरों में कटौती की है। ये कटौती 50 बेसिस पॉइंट यानी आधे फीसदी तक की है। 3 से 5 वर्ष और 5 वर्ष तक चलने वाली दीर्घकालिक पुनर्वित्त सुविधा की ब्याज दरों में 20 बेसिस पॉइंट यानी 0.2% की कटौती की गई है और 18 महीनों से 3 वर्ष के लिए दी जाने वाली मध्यकालिक पुनर्वित्त सुविधाओं के लिए ब्याज दरों में 0.5% की कमी की गई है। कृषि क्षेत्र में पुनर्वित्त की सुविधाओं के ब्याज दरों में की गई इस कमी का मकसद कृषि में अधिक से अधिक निवेश को प्रोत्साहन देना है। कुछ महीनों पहले प्याज के दामों में आई जबरदस्त तेजी के चलते सरकार ने इसके एमईपी में इजाफा किया था। अब बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ने से एमईपी में बड़ी कमी की गई है। सरकार ने प्याज की एमईपी यानी न्यूनतम निर्यात मूल्य में $200 प्रति टन की बड़ी कटौती की है। असल में कुछ माह पहले प्याज के दामों में बेतहाशा वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने प्याज के निर्यात में कमी लाने के उद्देश्य से इसके एमईपी को $500 प्रति टन तक कर दिया था, जिससे देश में प्याज की उपलब्धता बढ़ी और दामों में कमी आई थी। लेकिन वर्तमान में प्याज की उपलब्धता अधिक है। ऐसे में प्याज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इसके एमईपी को $300 प्रति टन कर दिया। सरकार के इस फैसले से प्याज निर्यातकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। किसानों की आमदनी का बढ़िया स्रोत कद्दू के बीज भी बन रहे हैं। कई निजी कंपनियों द्वारा कद्दू के बीज खरीदने से छत्तीसगढ़ के किसानों की माली हालत में काफी सुधार हो रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कद्दू के बीजों ने किसानों की किस्मत ही बदल दी है। यहाँ के किसानों ने कद्दू की बढ़िया फसल ली और अब इसके बीज निजी कंपनियां खरीद रही हैं। किसानों से कद्दू के बीज करीब 9 लाख रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदे जा रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र के किसानों की आमदनी में काफी इजाफा हो रहा है। स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अब किसानों को बचे हुए कद्दू के गुदे से कौन से मूल्य संवर्धित उत्पाद तैयार करने हैं, इस पर प्रशिक्षण देने की तैयारी में हैं। कद्दू के बीज में पोषक तत्वों की भरमार होती है। इस क्षेत्र में किसानों की आजीविका का बहुत बड़ा साधन अब कद्दू के बीज बन गए हैं। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान भाइयों, आप अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होंगे और इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। इसलिए अब लेते हैं मौसम की जानकारी।
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और लक्षद्वीप में भारी बारिश की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत और गुजरात में अगले 7 दिनों में मानसून फिर से कमजोर पड़ेगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में हुई अच्छी बारिश से नमी बनी हुई है। किसान भाइयों के लिए सलाह है कि इस समय सरसों साग, पूसा सागवन, मूली वर्षा की रानी, समर लौंग, लौंग चेतकी, पालक ऑल ग्रीन, धनिया पंथ हरितमा या संकर किस्म की बुआई उथली क्यारियों पर करें। जिन किसान भाइयों की टमाटर, मिर्च, बैंगन, फूल गोभी और पत्ता गोभी की पौध तैयार है, वे मौसम को ध्यान में रखते हुए रोपाई मेड़ों पर करें। और अब कमोडिटी से जुड़ी कुछ खबरें। MCX में इलायची के दामों में 0.34% का इजाफा देखने को मिल रहा है। इलायची के दामों में ये उछाल निर्यातकों द्वारा निर्यात मांग में सुधार की उम्मीद के कारण देखने को मिल रहा है, जबकि जीरे के दामों में 0.4% की गिरावट देखने को मिली है। जीरे के दामों में कमी का कारण इसके उत्पादक राज्यों से जीरे की आवक में बढ़ोतरी होना माना जा रहा है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाई बहनों, कपास हमारे देश की प्रमुख नकदी फसलों में से एक है और किसान भाइयों के लिए इसकी खेती है बेहद लाभकारी। तो जो किसान भाई बहन अपने खेतों में कपास लगा चुके हैं, उन्हें किन किन खास बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से समसामयिक कार्य करने हैं, क्योंकि किसान भाइयों इस मौसम में अक्सर कीड़े और बीमारियां लग जाती हैं। तो कपास की कैसे करनी है आपको सुरक्षा कीड़े और बीमारियों से, आज इन्हीं खास बातों की जानकारियों के लिए आइए देखते हैं कार्यक्रम का ये भाग। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, कपास हमारे देश की प्रमुख नकदी फसल है और एक ऐसी फसल है जिसका उत्पादन उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत इनके सभी जगह किया जाता है। और किसान जो है काफ़ी मात्रा में इसका उत्पादन करके अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन वही किसान अच्छा पैसा कमा रहे हैं जो सही बीज का प्रयोग करते हैं, सही मात्रा में खाद का प्रयोग करते हैं, सही खेत का चुनाव करते हैं। ये तो आप कर चुके हैं। अब जो खास बात देखने की है वो ये है कि फसल का प्रबंधन, यानी कि आपकी फसल 2 से ढाई महीने की है। कहीं पे बारिश कम हो रही है, कहीं पे ज़्यादा हो रही है। इस समय पानी का प्रबंध देखना है, उसमें किस प्रकार से पौधों में कौन कौन से कीट लग सकते हैं, कौन कौन सी बीमारी आ सकती हैं, इनका ध्यान रखना है। और इन सब बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में डॉक्टर फूल सिंह जी, जो कि वरिष्ठ फार्म प्रबंधक है कृषि विज्ञान केंद्र कुम्हेर में। डॉक्टर साहब का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, कपास हमारे देश की प्रमुख नकदी फसल है और ये एक ऐसी फसल है जो पूरे देश में उगाई जाती है। और इसमें कपास की फसल 2 से ढाई महीने की है। इस समय कपास की फसल में किन किन खास बातों का ध्यान रखना है जिससे किसानों को अच्छा उत्पादन मिले, अच्छा पैसा मिले? अब वो जो है आपके फसल जो है 2-2.5 महीने की हो गई है, तो उसमें अब जो है ये अवस्था है बीज का उपयुक्त चुनाव या बीज उपचार, व पोषक तत्वों का वो जो है पूर्ण करना, ये सभी चीज़ें पूर्ण हो चुकी हैं। अब किसान को इसमें विशेषकर खरपतवार और पानी का जल प्रबंधन का, जो जल के प्रबंधन का ध्यान रखना पड़ेगा। खरपतवार ही जो है रहित खेत होना चाहिए, जिससे कि जल की जो है उचित मात्रा पौधों को मिले। अगर खरपतवार इस खेत में होंगे तो उसका भोजन, पानी और हवा वो सभी जो है मुख्य फसल का हड़पेंगे। निश्चित रूप से फसल में जो है गिरावट आएगी और उसके उत्पादन में कमी होगी। अब चूँकि आप जो है यहाँ जैसा कि आपने बताया और हम देख भी रहे हैं
कि मौसम बड़ा अनोखा है, कहीं कम बरसात है, कहीं ज़्यादा बरसात है, तो हमें इसमें पानी का उचित प्रबंध करना पड़ेगा। अगर कम पानी है तो हमें उसको जो है जो विशेष दो अवस्थाएं हमारी, जैसे फूल का बनना या जो है टिंडा या बॉल का बनना, उस पर हमें ये उचित ध्यान रखना पड़ेगा कि उस समय ज़मीन में पौधे के लिए प्रचुर मात्रा में नमी होनी आवश्यक है, और इसके लिए हम यह है खरपतवार निकालें या जल का जो है सही समय पर प्रयोग करें। चूँकि जहाँ बरसात ज़्यादा है और वहाँ पानी ज़्यादा फील्ड खेतों में भरा है, वो भी उचित समय पर और जल्दी से जल्दी उसको निकालें। ज़्यादा समय पर अगर खेत में पानी भरा रहेगा तो वो भी एक जो है पौधों के लिए नुकसानदायक है और फसल में नुकसान हो सकता है उससे, जिससे पैदावार में गिरावट आना निश्चित है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हमारे देश में मुख्यतः 3 प्रकार की कपास की खेती हो रही है। काफ़ी लोग बीटी कपास की खेती करते हैं, कुछ लोग नरमा कपास की खेती करते हैं, बीटी नहीं लगा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे जो देसी कपास की खेती कर रहे हैं। जो बीटी कपास वाले किसान हैं वो बीटी कपास में कीट प्रबंधन किस प्रकार से करें, यानी कि बीटी कपास में कौन कौन से कीट आ सकते हैं और उनकी रोकथाम कैसे करनी है, उनकी पहचान क्या है? इसमें विशेषकर जो चूसने वाले जो कीड़े हैं वो जो है पत्तियों को चूसते हैं या तने में चूसते हैं, बॉल वर्म में चूसते हैं, या उनके एपिकल बड़ होती है उस पर चूसते हैं, और पौधे को काफ़ी ये जो है रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी वृद्धि कम कर देते हैं, पोषक तत्वों को लेते हैं, तो उसकी जो है पैदावार में काफ़ी नुकसान होता है। इसमें आपको जो है कीड़े हैं वो जो है बड़ा एक इसमें शेड्यूल काम में लेना पड़ता है। उसमें 4 या 5 का एक तरह का शेड्यूल है। किसान उसको उस शेड्यूल को जो है एक 15 से 20 या महीने के बीच में उस शेड्यूल को जो है अपनाए, तभी इस तरह की जो है कीड़ों का रोकथाम किया जा सकता है। जैसे प्रथम जो है शेड्यूल है वो हम जो है जून से जुलाई के बीच में करेंगे। दूसरा जुलाई से और प्रथम जुलाई से प्रथम सप्ताह से लेके और अगस्त के दूसरे सप्ताह तक जो है करेंगे। तीसरा हम सितंबर में, और पीछे मिड सितंबर से लेके अक्टूबर और अक्टूबर के महीने में। इस तरह से 5 शेड्यूल हैं। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि कोई दवाई का दोबारा हम जिस दवाई को, जिस रसायन को काम में ले रहे हैं छिड़काव के लिए, उसका दूसरा जो है किसी तरह से पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसमें शेड्यूल में विशेष ध्यान रखना चाहता है। डॉक्टर फूल सिंह जी, आपने भी चर्चा की कि अगर हमें प्रॉपर कीट नियंत्रण करना है, सही कीटों का निराकरण करना है, तो किसानों को 5 शेड्यूल का प्रयोग करना है जी। अब पहला शेड्यूल तो निकल चुका है, मई जून वाला, जून जुलाई वाला, अब अगस्त का महीना चल रहा है, तो दूसरे शेड्यूल में कौन सी दवाइयों का प्रयोग करें, कितनी मात्रा में करें और किस समय प्रयोग करें, जिससे कि फसल सुरक्षा में हमें मदद मिले? इसमें जब ये ध्यान रखें आदमी का आर्थिक रूप से नुकसान जो है फसल को हो रहा है, अब ज़्यादा जिस तरह से आक्रमण है कीट का, तो तभी करें। कम आर्थिक रूप से भी ये भी देखें कि आर्थिक रूप से मुनाफा हमें हो रहा है, उस हिसाब से ही उसका जो है स्प्रे करें। अब इनमें यहाँ आने वाला जैसे ये कीड़ा है, सफ़ेद मक्खी है इस समय, या आपका जो है सूढ़ी का वर्म है, हेयर कैटरपिलर है, इस तरह के कीड़े इस समय आम हैं। तो इस समय हम जो है दवाई का जो शेड्यूल है उसमें हम ये कह सकते हैं कि डाइमेथियोड, जिसको रोगोर बोलते हैं, 25 EC या डाइडेमेटोन, मिथाइल डाइमेटोन जो होती है उसका यूज़ करें, या हम जो है पाउडर के रूप में मिथाइल पैराथीन 2% या मिथाइल मेलाथोन जो है 5% दवा का हम इसमें बुरकाव करें। 25 किलो पर हेक्टर के हिसाब से इसमें काम ले सकते हैं। तो इस हिसाब से जो है इससे इन कीड़ों का नियंत्रण किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, रोगोर या डाइमेथोएट, ये जो दोनों केमिकल बताए, जो दोनों रसायन बताए, इनकी कितनी मात्रा का प्रयोग करना है और कब करना है? इसमें जो है डाइमेथियोड 30 EC जो है उसमें 1 से 1.25 लीटर दवा को हम जो है 500 से 600 लीटर पानी में घोल कर और उसका हम जो है छिड़काव कर सकते हैं। या आप जो है इसमें आगे जो है ये डाइमेथियोड है, उसके बाद आपको जो है मोनोक्रोटोफॉस का भी, मोनोक्रोटोफॉस 36 WSL जो होती है उसका भी हम जो है 1 से 1.25 लीटर पानी काम में ले सकते हैं। अब इसमें यह है कि अगर ये दवाएं उपलब्ध ना हो तो साइपरमेथ्रिन 25 EC को हम जो है 1 से 25 मिलीलीटर दवा को 500 लीटर 400 से 500 लीटर पानी में घोलकर और उसका छिड़काव कर सकते हैं। इससे इन कीड़ों का प्रकोप आसानी से और रोका जा सकता है। इसका जो है स्प्रे या छिड़काव सावधानी पूर्वक आप फसल पर करें। डॉक्टर साहब, कपास के अंदर छिड़काव या बुरकाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है या कौन कौन सी सावधानी बरतनी है? छिड़काव करते समय आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें हवा का जो है
विपरीत प्रभाव में जो है छिड़काव ना करें, और या तो सुबह या शाम के टाइम में हम इस पे फसल पे छिड़काव करें, और छिड़काव सामान्य रूप से फसल पे होना चाहिए। और आपको सुरक्षा के रूप में फेस माउथ या हैंड ग्लव्स वगैरह जो सभी हैं वो सभी आपको जो है काम में लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, तीसरा जो शेड्यूल है वो कब करना है? और क्योंकि तीसरा शेड्यूल जो सितंबर के महीने तक आ जाता है, तो सितंबर के महीने में किस प्रकार के कीड़े कपास की फसल में ज़्यादा नुकसान करते हैं? तीसरा जो है सितंबर के महीने में जो संभावित कीड़े हैं, कवरी लट, गुलाबी लट या हेरी कैटरपिलर या आपका जो है ग्रेवी बॉल, ये इस तरह के जो कीड़े हैं इनका जो है प्रकोप होगा इसमें। तो उसके लिए भी हमें सब पहले से ही शेड्यूल बना के रखना है, और इसमें हमें आगे के लिए फेनिट्रोफेनॉल 25 cc या कार्बेरिल 50 WP डस्ट का प्रयोग करें, जो 5 से 6 लीटर पानी में, यानी उसको हम जो है 2 से 3 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर उसका जो है छिड़काव हम ज़मीन पर करें, वो पौधों पर प्रॉपर करें। और इसमें आप जो है आगे डेकामेथ्रिन एक दवाई है जिसमें उससे काफ़ी प्रभावशाली दवाई है इन कीड़ों के लिए, डेकामेथ्रिन 20 EC। ये 400 ml दवाई आपको प्रति हेक्टर के हिसाब से काम में लेनी है, यानी 4 से लीटर दवाई को 4 से 5 लीटर पानी में मिलाकर और सावधानीपूर्वक डिब्बे पे लिखे हुए दिशा निर्देशों के अनुसार और छिड़काव करें। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने अभी बीटी कपास की चर्चा की, लेकिन बहुत से किसान अभी भी नरमा कपास की खेती कर रहे हैं, तो नरमा कपास में कौन कौन से दूसरे कीड़े आ सकते हैं जो कि बीटी कपास में नहीं आ सकते हैं, और उनका प्रबंध किस प्रकार से करना है? नरमा कपास में आपको बॉल वर्म हैं, सूडी हैं, इस तरह के जो है कीड़े हैं वो जो काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। वो जैसे पिंक बॉल वर्म है, आपका ये कीड़ा है वो जो है फूल के समय पे आपका जो है अंडा रख देगा, उसमें से जो है वो एंड बनेगा या कैटरपिलर बनेगा, वो अंदर चला जाएगा और पीछे से जो है वो उसको बंद कर देगा रास्ते को, और आगे चल के वो आपको जो है उसमें अंदर कॉटन है या रुई है उसको जो है उसकी क्वालिटी को, उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करेगा, जिससे आपको मार्केट में बीज वो आपका जो है बाज़ार भाव नहीं मिल पाएगा। अब चूँकि इसमें आपका जो है नरमा जो कपास है इसमें बॉल वर्म का और रस चूसने वाले कीड़े दोनों तरह का भी प्रकोप देखने को आया है, तो उसमें भी एक जो है शेड्यूल हम काम में लें में, ये 1 से 2 और 4 शेड्यूल काम में लें। जो दवाइयाँ शेड्यूल में सिफारिश की गई हैं उनको हम दोबारा से पुनरावृत्ति ना करें। जैसे कि हम जो है शेड्यूल में हम ये ले रहे हैं कि हमें इसमें 5 शेड्यूल, कम से कम 4 से 5 शेड्यूल हमें काम में लेने चाहिए। प्रथम शेड्यूल आपने जो है जून से जुलाई के बीच में, दूसरा शेड्यूल जुलाई से अगस्त में, और अगस्त के बाद सितंबर तक, फिर सितंबर में मिड सितंबर से लेके अक्टूबर, और लास्ट में जो है आपका 5वां जो छिड़काव है वो हमें आपको जो है अक्टूबर के अंत में, अक्टूबर के साथ मध्य में करना चाहिए। इसमें जो है प्रथम जो है आप जो सिफारिश की जाती है वो है कि इसमें जो डाईमेथियोन का जो है 30 EC डाईमेथियोन और मेलाथियोन 50 EC या इमिडाक्लोप्रिड 200 SL, जिसको हम 125 ml प्रति हेक्टर के हिसाब से काम में ले लें। दूसरा छिड़काव हम जब ले रहे हैं तो दूसरा छिड़काव हम जुलाई से प्रथम सप्ताह या जून के अंत से जुलाई के प्रथम सप्ताह में हम इसको काम ले सकते हैं। इसमें हम जो है कुनोलफॉस और आपका मोनोक्रोटोफॉस और जो है साइपरमेथ्रिन, इनको जो है दवाइयों को काम में लें। ध्यान रखें इसमें कि कोई दवाई जो आपने पहले छिड़काव में ली है उसको दोबारा दूसरे छिड़काव में काम में ना लें। अब इसमें जो है तीसरा हम जो छिड़काव करेंगे उसके लिए हमें फेनिट्रोफेन 50 EC या कार्बेरिन 50 WP दवाई जो होती है डस्ट के रूप में होती है, उसको हम जो है 2.5 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से 4 से 5 लीटर पानी में, यानी एक जो है लीटर पानी में 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोलकर और उसको जो है उचित छिड़काव फसल पर करें। चौथा जो इसमें छिड़काव है वो जो है लिया जाता है आपके जुलाई के लास्ट में या इसके जो है अगस्त के प्रथम सप्ताह से हम इसको काम में लेंगे, और उसमें जो है हम डेकामेथ्रिन
28 EC या हम जो है साइपरमेथ्रिन या फिर जो है इसमें हम लोग जो लेंगे वो जो है मोनोक्रोटोफॉस भी इसमें काम में ले सकते हैं। ये ध्यान रखें कि जो दवाई आपने मोनोक्रोटोफॉस अगर पहले छिड़काव में ले ली उसको उसमें पुनरावृत्ति ना करें। इसमें आगे जो है जब चौथा छिड़काव होता है तो इसमें निरमा में रस चूसने के साथ साथ टिंडा छेदक कीड़ा भी आता है, वो भी इसमें काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो इसके लिए हम जो है 2.5 kg प्रति हेक्टर के हिसाब से कार्बिल 50% WP या ये अगर दवा उपलब्ध ना हो तो कुनोल फॉस 25 EC हम दवाई को 1 से 1.25 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से छिड़काव में काम में लें। अब जो 5वां और जो है अंतिम हमारा जो स्प्रे है इसमें हम जो है आगे जो है जो दवाइयाँ उसमें पहले उसमें काम में ली हैं तो उसमें चौथे या 5वें में हम उसको काम में ले सकते हैं, जैसे कि साइपरमेथ्रिन है और आपका अल्फामेथ्रिन 10 EC है, उसको भी हम जो है अल्फामेथ्रिन 10 EC को हम 250 मिलीलीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से 400 से 500 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। जबकि बीटा सीटामेथ्रोन जो होती है वो 25 EC है, इसको हम 500 ml प्रति हेक्टर के हिसाब से छिड़काव में काम में लें। और कोई दवा मैं बार बार जैसे कह रहा हूँ कि कोई दवाई इसमें पुनरावृत्ति लगातार ना करें, जिससे कि जो है ऐसा करने से उस फसल पे उस दवा का प्रभाव नहीं होगा और उसमें आर्थिक रूप से नुकसान होगा और कीड़ों का रोकथाम नहीं हो पाएगी और ये नुकसान की जो भरपाई नहीं हो पाएगी और ये सब जो है व्यर्थ आपका व्यर्थ में जो है ये धन और ये जो उस पर किया हुआ पैसा वो खर्च हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अभी हमारे बहुत से किसान देसी कपास की खेती करते हैं और वो ये मान के चलते हैं कि इस कपास में कीड़े ना के बराबर आते हैं। तो जो देसी कपास है ये कीड़ों से कितनी प्रभावित होती है और इसमें किन किन बातों का खास ध्यान रखना है जिससे कि किसानों को अच्छा उत्पादन मिले और उनको कोई घाटा ना हो। देसी कपास में जैसे कि ये काफ़ी जो है कीड़ों के प्रति थोड़ी जो है हार्डी है, थोड़ी रेजिस्टेंस है, तो इसमें जो है कीड़े कम लगते हैं उसके मुकाबले। लेकिन इसमें भी 2-3 शेड्यूल को आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है। ये ना रहे कि भाई इसमें भी कीड़े नहीं आएंगे, कीड़े इसमें भी दोनों तरह के आ सकते हैं। और इन कीड़ों की रोकथाम के लिए जो हमने जो शेड्यूल पूर्व में जो बताया है उसमें हम काम लें। विशेष रूप से मोटे रूप से जो हमारे क्षेत्र में देखा गया है, पहले हम जो है पहले उसमें रोगोर या मोनोक्रोटोफॉस का जो है स्प्रे जो है करें, जिसके लिए 1 से 1.25 लीटर प्रति हेक्टर दवा जो है काम में ली जावे। उसके बाद हम जो है इसमें साइपरमेथ्रिन या अल्फामेथ्रिन जो 10 EC है उसको भी हम जो है उस हिसाब से जो पूर्व बताइए उस हिसाब से उसको मिलाकर और प्रति हेक्टर के हिसाब से काम में लें। डॉक्टर फूल सिंह जी, आपने हमारे किसान भाई को बहुत अच्छी जानकारी दी। मुझे पूरी उम्मीद है किसान भाइयों ने डॉक्टर साहब की बात सुन ली होगी कि 3 खास बातें हैं: पानी का प्रबंध, कीट का प्रबंध और बीमारी का प्रबंध। इन तीनों बातों का ध्यान रखेंगे तो सरती आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाई बहनों, ये था कृषि दर्शन का आज का अंक। आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें खतों के माध्यम से लिख भेजिए। इसके अलावा यदि आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो जुड़िए हमारे सोशल मीडिया के साथ। तो हमें उम्मीद है कि कल का कार्यक्रम आप अवश्य देखेंगे और इसी उम्मीद के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार।